नर्वस कंपकपी के साथ वह एक विशाल मकान के पास पहुंचा, जो एक तरफ नहर की ओर, दूसरी तरफ सड़क की ओर देखता था। यह मकान छोटे छोटे किराए के फ्लैट्स में बटा हुआ था और हर तरह के मजदूर लोगों, दर्जी, लोहार, रसोइये, किस्म किस्म के जर्मन्स, जैसे तैसे गुजर बसर करती लड़कियां, छोटे क्लर्कों वगैरह से भरा पड़ा था। मकान के दोनों गेटों और दो आंगनों में लगातार आना जाना लगा रहता था। इमारत पर 3-4 दरबान तैनात थे। नौजवान बहुत खुश था। उनमें से कोई नहीं मिला और फौरन बिना देखे गए दाहिने वाले दरवाजे के अंदर से सरक गया और सीढ़ियों पर चढ़ गया। यह एक पिछली सीढ़ी थी, अंधेरी और तंग, लेकिन वह इससे पहले ही वाकिफ था और रास्ता जानता था, और यह उसे पूरा माहौल पसंद आ रहा था। इतने अंधेरे में सबसे जिज्ञासु आंखों से भी डर नहीं डरना था। अगर मैं इतना डर गया हूँ तो क्या होगा अगर किसी तरह ऐसा हुआ कि मैं यह काम वास्तव में करने जा रहा हूँ। वह चौथी मंजिल पर पहुंचकर खुद से सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। वहां उसकी राह कुछ कुलियों ने रोक दी, जो एक फ्लैट से फर्नीचर निकालने में लगे हुए थे। वह जानता था कि यह फ्लैट एक जर्मन क्लर्क और उसके परिवार ने ले रखा था। वह जर्मन अभी बाहर जा रहा था और इस तरह इस सीढ़ी पर चौथी मंजिल बूढ़ी औरत के अलावा खाली रह जाएगा। यह वैसे भी एक अच्छी बात है, उसने खुद से सोचा। जब उसने बूढ़ी औरत के फ्लैट की घंटी बजाई, घंटी ने एक हल्की सी टनटनाहट की, मानो वह तांबे की नहीं बल्कि टीन की बनी हो। ऐसे छोटे फ्लैटों में हमेशा इस तरह बजने वाली घंटियां होती हैं। उसने उस घंटी की आवाज़ भुला दी थी और अब उसकी खास टनटनाहट ने उसे कुछ याद दिला दिया और उसे साफ साफ उसके सामने ला खड़ा कर दिया। वह चौंक गया। उसकी नब्ज़ अब बुरी तरह खिंच चुकी थी। थोड़ी देर में दरवाज़ा एक दरार भरा खुला। बूढ़ी औरत ने दरार से साफ दिख रहे अविश्वास के साथ अपने मेहमान को देखा और अंधेरे में उसकी छोटी छोटी चमकती आंखों के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन लैंडिंग पर कई लोगों को देखकर वह हिम्मतवार हो गई और दरवाज़ा पूरा खोल दिया। नौजवान अंधेरे एंट्री में घुस गया, जो छोटे से किचन के एक पर्दे से अलग किया गया था। बूढ़ी औरत चुपचाप उसके सामने खड़ी रही और पूछताछ भरी निगाहों से देखती रही। वह 60 साल की एक छोटे कद की सूखी हुई बूढ़ी औरत थी, जिसकी नुकीली दुर्भाग्यपूर्ण आंखों और एक नुकीली छोटी नाक थी। उसके बेरंग कुछ कुछ सफ़ेद हुए बाल तेल से चिपचिपाए हुए थे और उसने उस पर कोई स्कार्फ नहीं पहना था। उसकी पतली लंबी गर्दन के चारों ओर, जो मुर्गी की टांग जैसी दिखती थी, किसी भी तरह का फलालन का एक चिथड़ा बंधा हुआ था और गर्मी के बावजूद उसके कंधों पर एक खाल रहित फर का कोट लटक रहा था, जो उम्र से पीला पड़ गया था। बूढ़ी औरत हर पाल खांसती और कराहती रहती थी। नौजवान ने शायद कुछ खास अंदाज में देखा, क्योंकि उसकी आंखों में फिर से एक अविश्वास की एक चमक नजर आई। रास्कोल्निकोव एक स्टूडेंट। मैं 1 महीने पहले यहाँ आया था, नौजवान ने जल्दी से बड़बड़ाते हुए कहा, आधा झुककर, यह याद करते हुए कि उसे और ज़्यादा विनम्र होना चाहिए। मुझे याद है महोदय, मुझे आपके यहाँ आने से बहुत अच्छी तरह याद है, बूढ़ी औरत ने साफ साफ कहा। अब वह अपनी पूछताछ भरी आंखें उसके चेहरे पर जमाए हुए थे। और यहाँ मैं फिर उसी काम से आया हूँ, रास्कोल्निकोव ने जारी रखा, थोड़ा विचलित होकर और बूढ़ी औरत के अविश्वास पर हैरान होकर। शायद वह हमेशा ही ऐसी होती है। हालांकि मैंने पिछली बार भी इस पर ध्यान नहीं दिया था, उसने एक बेचैन एहसास के साथ सोचा। बूढ़ी औरत ने रुककर, मानो हिचकिचाते हुए, फिर एक तरफ हटकर और कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए अपने मेहमान को आगे जाने देते हुए, अंदर आइए महोदय। वह छोटा कमरा जिसमें नौजवान घुसा, जिसकी दीवारों पर पीला पेपर था, खिड़की में जरेनियम्स और मलमल के पर्दे थे और वक्त डूबते सूरज की रोशनी से चमक रहा था। तो सूरज भी तब ऐसे ही चमकेगा जैसे रास्कोल्निकोव के दिमाग में संयोग से कौंध गया, और एक तेज़ नज़र से उसने कमरे की हर चीज़ को देखा, जितना हो सके उसकी व्यवस्था को नोटिस करने और याद रखने की कोशिश करते हुए। लेकिन कमरे में कुछ खास नहीं था। फर्नीचर सब बहुत पुराने और पीली लकड़ी के। में एक सोफ़ा था, जिसकी पीठ पर एक बड़ी मुड़ी हुई लकड़ी थी। सोफ़े के सामने एक अंडाकार मेज़, खिड़कियों के बीच एक आईने वाली ड्रेसिंग टेबल, दीवारों के साथ कुर्सियाँ और 2-3 आधे पैसे के प्रिंट्स पीले फ्रेम में, जिनमें जर्मन लड़कियां अपने हाथ में चीड़ियाँ लाए हुई थी। बस इतना ही। एक कोने में एक छोटी आइकन के समान एक दिया जल रहा था।
सब कुछ बहुत साफ था। फर्श और फर्नीचर चमकदार तरीके से पॉलिश किए गए थे। सब कुछ चमक रहा था। लीज़ावेटा का काम, नौजवान ने सोचा। पूरे फ्लैट में धूल का एक कण भी नहीं दिख रहा था। ऐसी सफाई तो बूढ़ी विधवा औरतों के घर में ही मिलती है। रास्कोल्निकॉव ने फिर सोचा और उसने दूसरे छोटे कमरे में जाने वाले दरवाजे पर लगे सूती पर्दों पर एक उत्सुक नज़र डाली, जिसमें बूढ़ी औरत का बिस्तर और अलमारी था और जिसमें उसने कभी झांका नहीं था। ये दो कमरे मिलाकर पूरा फ्लैट बनाते थे। आपको क्या चाहिए? बूढ़ी औरत ने सख्ती से कहा, कमरे में आकर, और पहले की तरह उसने सामने खड़ी होकर ताकि सीधे उसकी चेहरे की ओर देख सके। मैं यहाँ कुछ गिरवी रखने आया हूँ। और उसने अपनी जेब से एक पुराने ज़माने की चपटी चांदी की घड़ी निकाली, जिसके पीछे एक ग्लोब बना हुआ था, चेन की स्टील के साथ। लेकिन आपकी आखिरी गिरवी रखी चीज़ का वक्त ख़त्म हो गया है। महीना परसों ही ख़त्म हुआ था। मैं आपको एक और महीने का ब्याज लेकर आऊँगा, ज़रा इंतज़ार कीजिए। लेकिन यह तो मेरी मर्ज़ी है महोदय कि इंतज़ार करूं या फ़ौरन आपकी गिरवी रखी चीज़ बेच दूं। आप मेरी इस घड़ी का कितना देंगी? आप इस तरह की तुच्छ चीज़ें लेकर आते हैं महोदय, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। मैंने आपको पिछली बार आपकी अंगूठी के 2 रूबल दिए थे और एक जौहरी से इसे 1 रूबल और आधे में नहीं खरीदा जा सकता है। इसके 4 रूबल दीजिए, मैं इसे छुड़ा लूँगा। यह मेरे पिता की थी। मुझे जल्दी कुछ पैसे मिलने वाले हैं। 1 रूबल और आधा, और अगर आप चाहें तो ब्याज अग्रिम। 1 रूबल और आधा? नौजवान ने चिल्लाकर कहा, जैसा आप चाहें। और बूढ़ी औरत ने उसे घड़ी वापस सौंप दी। नौजवान ने उसे ले लिया और इतना गुस्से में था कि वह जाने ही वाला था, लेकिन फ़ौरन रुक गया, यह याद करके कि उसके और कहीं जाने के लिए नहीं है और उसका आना का एक ही मकसद भी था। दे दो, उसने रूखेपन से कहा। बूढ़ी औरत ने अपने जेब में चाबियां टटोली और पर्दे के पीछे दूसरे कमरे में गायब हो गई। नौजवान अकेला कमरे के बीच खड़ा रहा, उत्सुकता से सुनता रहा, सोचता रहा। वह उसे अलमारी का ताला खोलते हुए सुन सकता था। यह ज़रूर सबसे ऊपर वाला दराज होगा, उसने मन ही मन सोचा। तो वह चाबियां दाहिने जेब में रखती है। सब एक स्टील की अंगूठी में लटके हुए, और वहाँ एक चाबी है, बाकी सबसे 3 गुना बड़ी, गहरे दांत वाली। वह अलमारी की चाबी नहीं हो सकती, तो ज़रूर कोई संदूक या तिजोरी है। यह जानने लायक है। तिजोरियों की चाबी हमेशा ऐसे ही होती है। लेकिन यह सब कितना अपमानजनक है। बूढ़ी औरत वापस आई। लीजिए महोदय, जैसे कि हम कहते हैं 10 कोपेक्स प्रति रूबल प्रति माह, तो मुझे 1 रूबल और आधे 15 कोपेक्स महीने के अग्रिम लेने होंगे। लेकिन उन 2 रूबलों के लिए जो मैंने पहले दिए थे, उसी हिसाब से अब आप पर 20 कोपेक्स बाकी हैं। इस तरह कुल 35 कोपेक्स बनते हैं। तो मुझे आपको इस घड़ी के बदले 1 रूबल और 15 कोपेक्स देने होंगे। यह लीजिए। क्या? अब सिर्फ 1 रूबल और 15 कोपेक्स? बिल्कुल ऐसे ही। नौजवान ने इस पर बहस नहीं की और पैसे ले लिए। उसने बूढ़ी औरत की तरफ देखा और जाने की कोई जल्दी नहीं थी, मानो अभी भी कुछ कहना या करना चाहता हो, लेकिन वह खुद ठीक से नहीं जानता था कि क्या। शायद मैं 1-2 दिन में आपके लिए कुछ और लेके आऊँ। अलियोना इवोना, एक बहुमूल्य चीन चांदी की एक सिगरेट बॉक्स। जैसे ही मुझे यह एक दोस्त से वापस मिले, वह उलझन में टूट गया। खैर, उस वक्त बात करेंगे महोदय। अलविदा। क्या आप हमेशा घर पर अकेली रहती हैं? क्या आपकी बहन आपके साथ नहीं है? उसने यथासंभव आकस्मिक अंदाज में पूछा, जब वह बाहर गलियारे में जा रहा था। उसका आपसे क्या लेना देना महोदय? अरे कुछ खास नहीं, मैंने बस पूछ लिया। आप बहुत जल्दी अलविदा। अलियाना इवोना। रास्कोल्निकॉव पूरी तरह उलझन में बाहर निकला। यह उलझन और भी ज़्यादा तीव्र होती गई। सीढ़ियाँ उतरते हुए वह 2-3 बार अचानक रुक गया, मानो किसी विचार से अचानक ठोकर मार दी हो। जब वह सड़क पर पहुंचा तो चिल्लाया, हे भगवान, यह सब कितना घृणित है। और क्या मैं संभवतः नहीं, यह बकवास है, यह बेकार की बात है, उसने दृढ़ता से कहा। और मेरे दिमाग में ऐसे जघन्य विचार आया कैसे? मेरा दिल कितनी गंदी चीज़ों के लिए सक्षम है। हाँ, सबसे बढ़कर गंदा, घिनौना, घृणित। और पूरे 1 महीने से मैं, लेकिन कोई शब्द, कोई उद्गार उसकी उत्तेजना को व्यक्त नहीं कर सकता था। वह तीव्र घृणा का एहसास जो बूढ़ी औरत से मिलने जानते वक्त उसके दिल पर हावी होने
उसको तड़पाने लगा था, अब इस हद तक पहुंच चुका था और इतना स्पष्ट रूप ले चुका था कि वह नहीं जानता था कि अपने दुखद हालात से बचने के लिए खुद के साथ क्या करे। वह फुटपाथ पर एक शराबी की तरह चलता रहा, राहगीरों की परवाह किए बिना, और उनसे टकराता हुआ, और तभी होश में आया जब वह अगली सड़क पर था। चारों तरफ देखकर उसने देखा कि वह एक टैवर्न के पास खड़ा है, जिसमें फुटपाथ के नीचे तहखाने में जाने वाली सीढ़ियाँ थीं। उसी पल दो शराबी आदमी दरवाजे से बाहर निकले और एक दूसरे को गालियाँ देते हुए और सहारा देते हुए सीढ़ियाँ चढ़ गए। बिना सोचे विचारे रास्कोल्निकोव फौरन सीढ़ियों के नीचे उतर गया। उस पल तक वह किसी भी टैवर्न में नहीं गया था, लेकिन अब उसे चक्कर आ रहे थे और एक जलती हुई प्यास ने उसे तड़पा रखा था। उसे ठंडी बियर की एक घूंट की तलब थी और उसने अपनी अचानक आई कमज़ोरी को खाने की कमी का नतीजा बताया। वह एक अंधेरे और गंदे कोने में एक चिपचिपी छोटी मेज पर बैठ गया, कुछ बियर मंगाई और पहला ग्लास ललचा कर पी गया। फौरन उसे आराम महसूस हुआ और उसके विचार साफ हो गए। यह सब बकवास है, उसने आश्वासन होकर कहा, और इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। यह सब बस शारीरिक गड़बड़ी है। बस एक गिलास बियर, सूखी रोटी का एक टुकड़ा, और एक पल में दिमाग मजबूत हो जाता है, मन साफ हो जाता है और इच्छा शक्ति दृढ़। फुह, यह सब कितना तुच्छ है। लेकिन इस तिरस्कारपूर्वक विचार के बावजूद वह अब खुशनुमा लग रहा था, मानो अचानक एक भयानक बोझ से आज़ाद हो गया हो। और उसने कमरे में मौजूद लोगों को एक दोस्ताना अंदाज में देखा, लेकिन उस पल भी उसे एक धुंधला सा अंदेशा था कि यह खुशनुमा मनोदशा भी सामान्य नहीं थी। उस वक्त टैवर्न में कई कम ही लोग थे। सीढ़ियों पर मिले उन दो शराबियों के अलावा पांच आदमी और एक लड़की का ग्रुप उसी वक्त बाहर निकल गया था। उनके जाने से कमरा शांत और काफ़ी खाली हो गया था। टैवर्न में अभी कुछ लोग मौजूद थे, जो एक कारीगर लगता था, शराबी, लेकिन ज़्यादा नहीं, बियर के जग के सामने बैठा हुआ, और उसका साथी एक विशाल मोटा आदमी जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और एक छोटा फुल स्कर्टेड कोट पहना हुआ था। वह बहुत ज़्यादा शराबी था और बेंच पर सो गया था। वक्त बेवक्त वह मानो नींद में ही उंगलियां चटकाता, अपनी बाहें फैलाकर और अपने ऊपरी धड़ को बेंच पर उछालता हुआ कुछ बेमतलब सा गीत गुनगुनाता, कुछ ऐसी पंक्तियों को याद करने की कोशिश करता जैसे कि उसकी बीवी को 1 साल तक उसने प्यार किया, उसकी बीवी को उसने 1 साल तक प्यार किया। यह अचानक फिर से जागकर भीड़ भाड़ वाली पंक्ति में चलते हुए उसकी मुलाकात उसी से हुई जिससे वह जानता था, लेकिन उसके मेज़ में कोई शरीक नहीं हुआ। उसके चुप साथी ने इन सभी अभिव्यक्तियों को सकारात्मक शत्रुता और अविश्वास से देखा। कमरे में एक और आदमी था जो कुछ एक रिटायर्ड सरकारी क्लर्क जैसा लगता था। वह अलग बैठा था, वक्त बेवक्त अपने जग से एक घूंट लेता और कंपनी की तरफ देखता। वह भी कुछ उत्तेजना में प्रतीत हो रहा था।